खर्राटे और स्लीप एपनिया से रिलेटेड अभी तक हम लोगों ने कुछ वीडियोस आपसे शेयर किए हैं। आज खास तौर पे हम लोग कंसंट्रेट करेंगे कि उसको पकड़ें कैसे। अगर किसी को खर्राटे आ रहे हैं तो बहुत कॉमन है, हम लोग अक्सर घरों में देखते हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में देख रहे हैं। कई बार लोग बैठे बैठे भी सो जाते हैं, खर्राटे लेने लगते हैं। बट खर्राटे कोई ऐसे बहुत सीरियस बीमारी नहीं है, बट ये सीरियस हो जाती है। कब होती है? जब ये स्लीप एपनिया में बदल जाते हैं खर्राटे। जी हाँ, खर्राटे तो सांस ले रहे हैं, सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। इस एयर मूवमेंट के बीच में जो रुकावट है, वो वाइब्रेशन पैदा हो रहे हैं, उससे खर्राटे हो रहे हैं। तो ये उतना सीरियस मैटर नहीं है, हालांकि ट्रबलसम है, लोगों को परेशानी होती है। जो ले रहा है उसको तो उतना नहीं होती, उसके सराउंडिंग में जो लोग होते हैं उनको काफी प्रॉब्लम होती है इससे। बट एज अ डॉक्टर मैं इससे बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं रहता हूं, क्योंकि उससे एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है जिसको स्लीप एपनिया बोलते हैं। वहां पे हमारा फोकस रहता है, क्योंकि वहां पे पेशेंट की लाइफ पे डेंजर रहता है। अगर कोई खर्राटे ले रहा है, उसकी सांस भी साथ में रुकी जा रही है, मतलब सांस मूव कर रही है, और खर्राटे लेते लेते इतना ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो जा रहा है कि उसकी सांस ही रुक जा रही है। इसको कहते हैं एपनिया। एपनिया मतलब सांस का रुक जाना। और सांस रुक रही है, 10 सेकंड से ज्यादा रुक जा रही है, उसको हम एक एपिसोड मानते हैं कि एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का एपिसोड है। और ऐसा ऐसा यदि 1 घंटे में 5 बार से ऊपर हो रहा है तो ये एक बीमारी की कैटेगरी में फॉल करता है। हम कह सकते हैं कि इस पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। उसमें फिर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर सभी तरह की रहती है। लेकिन अगर हम डेफिनेशन करें तो वो 5 बार से ऊपर 10-10 सेकंड के एपिसोड अगर 1 घंटे में हो जा रहे हैं तो उसको हम स्लीप एपनिया मान लेते हैं। और स्लीप एपनिया अगर एक बार किसी को है तो कैसे कंफर्म करेंगे? भाई भाई रात भर तो कोई देख नहीं रहा, सांस रुक रही नहीं रुक रही, कितनी देर के लिए रुक रही है, 1 घंटे में कितनी बार रुक रही है। तो इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग स्लीप स्टडी बोलते हैं। स्लीप स्टडी में क्या होता है, सेंसर्स लगा दिए जाते हैं। एक नोज में एयर फ्लो के मूवमेंट का सेंसर रहता है कि हवा आ रही है, जा रही है या नहीं। फिर उसके बाद खराटों के साउंड का सेंसर होता है, और चेस्ट और एब्डोमेन के मूवमेंट का सेंसर होता है, ऑक्सीजन के लेवल का सेंसर होता है, हार्ट बीट्स का सेंसर होता है। तो कई सारे सेंसर्स उसमें होते हैं, बहुत ही इजीली लग जाते हैं। और ये पेशेंट को लगा के फिर रात भर में उसकी रिकॉर्डिंग कर ली जाती है कि किस टाइम किस सेंसर को एक्टिवेट किया गया, कब कहाँ पे प्रॉब्लम हुई, कब सांस रुकी, कितनी देर के लिए रुकी, उस समय ऑक्सीजन का प्रवाह कम हुआ कि नहीं हुआ, ऑक्सीजन ब्लड में सैचुरेशन कम हुआ नहीं हुआ। तो इसको बोलते हैं स्लीप स्टडी। एक और टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लीप एंडोस्कोपी। स्लीप एंडोस्कोपी क्या है? अब स्लीप स्टडी से तो हमने पता कर लिया कि पेशेंट को स्लीप एपनिया है या नहीं है। अब अगर स्लीप एपनिया है, रुकावट है, तो वो किस जगह पे है ये आइडेंटिफाई होता है स्लीप एंडोस्कोपी से। ड्रग इंड्यूस्ड स्लीप एंडोस्कोपी मतलब दवा देके हम पेशेंट को सुलाते हैं ओटी में विद ऑल दी सेफ्टी इक्विपमेंट्स। पेशेंट हमारे सामने ओटी टेबल पे सो जाता है, मतलब कोई सर्जरी नहीं हो रही है, केवल उसको नींद दिलाई जाती है दवा दे करके। पेशेंट को नींद आई, वो सोया। अब हम क्या करते हैं, एक पतली सी दूरबीन होती है, नोज के रास्ते से डाल करके, क्योंकि सांस कहाँ से जाती है, नोज से जाती है, तो नोज से ही उसको डालते हैं, पूरा रास्ता उसको ट्रैक करते हैं कहाँ तक सांस जा रही। फिर कहीं पे अगर हमें रुकावट मिलती है तो हम उसको नोट करते हैं कि हाँ इस लेवल पे रुकावट मिली। फिर उससे आगे बढ़ते हैं, हाँ यहाँ पे भी मिली। तो अगर कई लेवल पे है तो उसको मल्टी लेवल ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं, अगर एक ही जगह पे मिली तो उसको सिंगल लेवल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। तो स्लीप एंडोस्कोपी यानी कि डाइस, ड्रग इंड्यूस्ड स्लीप एंडोस्कोपी, DISE, एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे हम जान सकते हैं कि किस लेवल के ऊपर में ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, सांस सही से नहीं जा पा रही है। क्योंकि फिर उसी हिसाब से हम टारगेट करके उसकी थेरेपी कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उस रुकावट को दूर कर सकते हैं। तो ये दोनों ही चीजें, स्लीप एंडोस्कोपी और स्लीप स्टडी, ये दोनों मिल करके एक कंप्लीट डायग्नोसिस देते हैं पेशेंट की एक्चुअल प्रॉब्लम का, प्रॉब्लम की इंटेंसिटी का, प्रॉब्लम की लोकेशन का, साइट, और उसके बॉडी पे क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं।
तो ये दोनों चीजें मिला के, स्लीप स्टडी और स्लीप एंडोस्कोपी, दोनों मिला करके कंप्लीट डायग्नोसिस बनती है। आज हम लोग स्लीप एंडोस्कोपी के बारे में एक देखेंगे। एक पेशेंट थे हमारे, उनकी अभी हम लोगों ने रिसेंटली करी थी। अब मैं आपसे शेयर करूंगा उनकी एंडोस्कोपी के बारे में कि कैसे क्या दिखता है, कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होता है। तो इसको देखिए। अभी नेजोफैरिंक्स हो गई, नेजोफैरिंक्स में कोलैप्स दिख रहा है, ये टॉप पैलेट का कोलैप्स है। मतलब ये कि अगर पैलेट को हम आगे उठा लें और ये थोड़ा रास्ता खुला, लेकिन इससे भी काम चल नहीं रहा है। इसका मतलब और नीचे भी कहीं कोलैप्स है। ये लेटरल कोलैप्स है, ये दोनों साइड से लेटरल कोलैप्स भी आ रहा है। ये टॉन्सिल से देखिए, दोनों आके मिड लाइन में मीट कर जा रहे हैं, ये दोनों आके मीट कर रहे हैं। अच्छी बात है कि ये दिख रही है कि इसमें टंग बेस कोलैप्स नहीं कर रहा है। टंग बेस बिल्कुल सही है, टंग बेस ठीक है, एपिग्लॉटिस भी खुली हुई है। जैसे लास्ट केस हमारा एपिग्लॉटिस कोलैप्स कर रही है, नीचे गिर जा रहा है, इसमें नहीं कर रही है। तो इसमें ग्लॉसो एपिग्लॉटोपेक्सी वगैरह नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सेकेंडरी कोलैप्स है थोड़ा, ये देखो टंग थोड़ा आ रही है, ये एपिग्लॉटिस देखो थोड़ी फॉल कर रही है टंग के साथ में। हेलो, ये टंग बेस के साथ में कोलैप्स कर रही है। टॉन्सिल्स भी आ रहे हैं, टॉप पैलेट भी आ रहा है और नोज भी आ रहे हैं। ये ओटी में है, इधर का ब्रॉड डीएनएस देखो, ये ब्रॉड डीएनएस। चलो, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पाए, तो इस पेशेंट को नाक में, जैसे नाक में एक सेंटर बोन होती है और दोनों साइड में ये नोज की ओपनिंग होती है, दोनों पैसेज होते हैं। तो एक साइड का नाक का पैसेज भी ब्लॉक था और जो एक साइड का नाक का पैसेज खुला था उसके थ्रू हम गए, और पीछे में जाके तालू भी गिर रहा था, तालू के लेवल पे भी रुकावट थी, और टॉन्सिल्स, दोनों तरफ के टॉन्सिल्स आके बीच में मिले जा रहे थे। तो सांस का रास्ता और पैसेज में काफी रुकावट हो रही थी। तो इस पेशेंट को फिर हम लोगों ने ऑपरेट किया। फिर इनके जो तालू था, जो कौवा था, और जो टॉन्सिल्स थे उनको रिसेक्ट किया, और जो तालू फॉल कर रहा था उसको स्ट्रेंथन किया, इस और जो नाक की हड्डी टेढ़ी थी उसको सीधा किया। तो इतना चीजें करने के बाद इनका ऑब्स्ट्रक्शन काफी हद तक बेहतर हो गया और ये अच्छे से सांस ले पा रहे हैं। और भी डेमो है, वो हम लोग आपको अगले वीडियो में शेयर करेंगे, कैसे और किस लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन रहता है, कैसे उसको दूर किया जाता है। तो ये एक ओवरऑल आपको एक ओवरव्यू देने का था कि ये एक बीमारी है और सिंपल खराटे नहीं कि बस हाँ आवाज आ रही है तो ठीक है हम खुश हैं। आवाज आ रही है और सांस नहीं रुक रही है, स्लीप एपनिया नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर खराटे हो रहे हैं, आवाज आ रही है, साथ में सांस भी रुक रही है, तो ये एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ पे आपको फिर सलाह लेनी चाहिए।